नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। 66 वर्षीय चंद्रकिशोर जी, जो कि प्राइवेट नौकरी से निवृत्त हो चुके थे, जब रोज की अपनी सुबह की सैर से लौट रहे थे तो मन में सोच रहे थे कि रिटायरमेंट के समय मैं सोचता था कि मैं बंधन से मुक्त होने जा रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आता कि जैसा जीवन में जी रहा हूँ उसे जीवन की स्वतंत्रता कहा जाए या जीवन में ही मृत्यु का पूर्वाभ्यास। सरोज के जाने के बाद सब खाली खाली सा लगता है। जीवन का एक एक पल बड़ी मुश्किल से कटता है। रह रहकर उन्हें अपने गांव की व्यस्त दिनचर्या याद आती है। गांव में तो गिनी चुनी गलियां होती और उनमें वो मुट्ठी भर लोग। सब कुछ इतना छोटा कि एक दिन में पूरा गांव ही नाप लिया जाए और करीब करीब हर आदमी से मुलाकात हो जाए। खेतों में काम कर कर अलग ही सुकून मिलता था। सभी एक दूसरे के साथ प्यार और प्रेम से रहते। गांव हाथ से क्या छूटा कि सब कुछ हाथ से निकल गया। शहर में आने से पहले चंद्रकिशोर जी अपनी पत्नी सरोज और इकलौते बेटे आदित्य के साथ गांव में ही रहते थे, परंतु आदित्य को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए उन्हें शहर का रुख करना पड़ा, जहां उन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी से अपना खुद का मकान खरीद लिया। उच्च शिक्षा पाने के बाद आदित्य नौकरी के लिए विदेश चला गया। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था। सरोज जी और चंद्रकिशोर जी दोनों एक दूसरे के लिए काफी थे। दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व सरोज जी के अचानक निधन से वो पूरी तरह टूट गए। अपनी माँ के अंतिम सफर को पूरा कर आदित्य वापस विदेश लौट गया और वहीं रहकर उसने शादी कर ली, जबकि यहाँ आदित्य के लिए चंद्रकिशोर जी ने अपने परम मित्र माधव जी की इकलौती बेटी के साथ रिश्ता तय किया हुआ था। लेकिन आदित्य तो वहीं रच बस गया। शुरू शुरू में तो आदित्य उन्हें कभी कभार फोन कर लिया करता, लेकिन अब तो कई महीने बीत जाते थे, लेकिन चंद्रकिशोर जी की आदित्य से बात ही नहीं हो पाती थी। इस बड़े से शहर में चंद्रकिशोर जी एकदम अकेले हो चुके थे। आज जब सैर करके चंद्रकिशोर जी घर लौटे तो अचानक फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो बाबूजी, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? एक ही सांस में चंद्रकिशोर जी ने कई प्रश्न कर डाले। बाबूजी, हम सब ठीक हैं। आपकी तबीयत कैसी है? अब तबीयत का क्या है, इस उम्र में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। क्या बताऊं बाबूजी, जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको फोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। ये बात तो तुमने सच कही बेटा। जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती है, व्यस्तता और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो ना बेटा, बुरा मानने वाली क्या बात है? बाबूजी, मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और हम लोगों का तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभार ही भारत आना हो पाता है। इसलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ कनाडा आ जाइए। यहाँ आपके दोनों पोता पोती भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और आपका समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा। यहाँ मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो पाएंगे। चंद्रकिशोर जी को बहुत अच्छा लगा। वे सोचने लगे कि सरोज होती तो शायद मैं कभी कनाडा जाने के लिए ना मानता, लेकिन अब तो अकेले रहते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा देने भी ना पहुंच पाए। यह सोचते हुए चंद्रकिशोर जी ने अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी।
फिर आदित्य बोला, बाबूजी, अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो वहाँ के मकान की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस मकान को बेचने के लिए लगा दीजिए। मकान को बेचने की बात सुनकर चंद्रकिशोर जी कुछ हैरान हो गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी की मीठी यादें जुड़ी हुई थी। परंतु बेटे की बात भी सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। यह सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले दिन ही न्यूज़पेपर में मकान बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा हो गया। करीब 1 महीने बाद आदित्य भारत आया। आदित्य ने मकान के पैसों का लेन देन संभाल लिया और चंद्रकिशोर जी ने जो रकम बैंक में रखी हुई थी उसका भी ड्राफ्ट बनवाकर कैश करवा लिया। और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब वे लोग कनाडा जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अगले दिन सुबह उन्हें निकलना था। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतने शौक से बनवाया था, आज वो उस मकान को बेचकर और यहाँ से जाते वक्त उनका मन भारी हो रहा था। निश्चित समय पर आदित्य और चंद्रकिशोर जी एयरपोर्ट पहुँच गए। आदित्य ने चंद्रकिशोर जी से कहा, बाबूजी, आप यहाँ रुकिए, मैं सभी फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। चंद्रकिशोर जी वहीं बेंच पर जाकर बैठ गए। उनका मन अपने अतीत में खो गया। एक एक कर उनकी जिंदगी के पन्ने खुलने लगे। सरोज और वो अपने बेटे आदित्य की खातिर ही तो गांव छोड़कर शहर में आए थे। चंद्रकिशोर जी ने अपनी पत्नी सरोज से कहा था कि क्यों न हम किराए के मकान में रह ले, परंतु सरोज जी तैयार नहीं थी और कहने लगी, छोटा ही सही लेकिन खुद का मकान जरूरी है जी। आगे आदित्य के लिए भी तो हमें जोड़ना है और फिर बुढ़ापे में कहाँ कहाँ किराए के मकान में फिरते रहेंगे। अपने सबसे खास दोस्त माधव की मदद से एक छोटा सा घर शहर में लिया, जिसे बड़े प्यार से सरोज जी ने सजाया। पूरे मन से घर की सजावट करती थी। सरोज जी की धीरे धीरे तबीयत ठीक न रहने की वजह से घर की साफ सफाई करने के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया था। अचानक चंद्रकिशोर जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफी देर हो चुकी है। आदित्य अभी तक चेकिंग करके आया नहीं था। चंद्रकिशोर जी ने कनाडा जाने वाली फ्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम, मेरा नाम चंद्रकिशोर शर्मा है। मेरे बेटे का नाम आदित्य शर्मा है। हमें कनाडा जाने वाली फ्लाइट पकड़नी है। मेरा बेटा चेकिंग करने के लिए आया था, पर वह मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। चंद्रकिशोर जी की बात सुनकर काउंटर पर कार्यरत एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी हाँ, आदित्य शर्मा नाम का एक यात्री यहाँ आया था, लेकिन आपका नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा है और कनाडा जाने वाली फ्लाइट को निकले करीब आधा घंटा हो चुका है। महिला की बात सुनकर चंद्रकिशोर जी की हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा। परंतु मैडम, मुझे भी कनाडा जाना था। मुझे लिए बिना फ्लाइट कैसे निकल गई? अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे सभी चले गए। कोई भी यात्री छूटा नहीं है। अगर कोई यात्री सही समय पर नहीं पहुंचता है तो हमारी ओर से घोषणा की जाती है। तो क्या मेरा बेटा मुझे छोड़कर कनाडा चला गया? इसका मतलब उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। ऐसे कैसा कर सकता है आदित्य? चंद्रकिशोर जी की आवाज कंपाने लगी थी। ये कैसी जालसाजी करी मेरे बेटे ने मेरे साथ? चंद्रकिशोर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपना सर पकड़ कर धम से वहीं बेंच पर बैठ गए। सोचने लगे, सरोज मुझे हमेशा कहती थी कि बुढ़ापे के लिए हमें कुछ बचाकर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, ले देकर आदित्य ही तो हमारा इकलौता बेटा है। यदि हम उसकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? उसकी विदेश की पढ़ाई करने की जिद के लिए न जाने कितने पापड़ बेले थे मैंने, कितनों के आगे पैसों के लिए हाथ फैलाया था। मन में बस मेरे बेटे की बात पूरी करने की धुन सवार थी।
इस बात को लेकर अपने छोटे भाई समान दोस्त माधव से भी मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि उसका कहना था कि जब सामर्थ्य नहीं है तो विदेश क्यों भेज रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ के बच्चे नौकरी नहीं लगते? अपने दोस्त की बातों से बहुत दुख हुआ था उस समय मुझे। तभी से हम दोनों दोस्तों के बीच भी कटुता आ गई थी। परंतु यदि देखा जाए तो उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। जिस बेटे के कारण मैंने अपने भाई समान दोस्त से भी संबंध तोड़ लिया था, आज वही बेटा मुझे ऐसे समय में बेसहारा छोड़कर धोखा देकर चला गया, जिस समय में मुझे उसके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज सुनकर चंद्रकिशोर जी का ध्यान टूटा। कर्मचारी उनसे पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफी समय से यहीं बैठे हुए हैं। बेटा मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रह गया। मुझे तो अपने बेटे के साथ कनाडा जाना था, लेकिन वह तो मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी मुझे नहीं पता। इतना कहकर चंद्रकिशोर जी पास रखे बेंच का सहारा लेते हुए खड़े उठे। दुखी दिल से वह एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और सोचने लगे, अब कौन मुझे सहारा देगा? आदित्य ने तो घर भी ना रखा और ना पैसे। इस मुसीबत की घड़ी में कहाँ जाऊं? चंद्रकिशोर जी ना जाने क्या क्या सोच रहे थे। बेटे के इस हरकत से चंद्रकिशोर जी पूरी तरह टूट चुके थे। दर दर की ठोकरें खाते हुए चंद्रकिशोर जी सड़कों पर चले जा रहे थे कि तभी वो किसी कार से टकरा जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को सुंदर सजे धजे घर के बिस्तर पर पाते हैं। सामने देखते हैं कि उनका भाई समान दोस्त माधव खड़ा होता है। माधव को देख उनके सब्र का बांध टूट पड़ता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। माधव जी अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर हैरान रह गए। माधव जी ने चंद्रकिशोर जी को गले लगा लिया और उनसे इस हालत का कारण पूछा, परंतु चंद्रकिशोर जी बोलने की हालत में नहीं थे। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही थी। माधव जी तुरंत पानी का गिलास चंद्रकिशोर जी को पकड़ाते हुए बोले, चंद्रकिशोर आखिर बात क्या है? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? और यह क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम्हें पता भी है तुम मुझे किस हालत में मिले हो रास्ते पर? आखिर हुआ क्या है? चंद्रकिशोर जी ने लंबी सांस लेते हुए थोड़ा पानी पिया और संयत स्वर में बोले, क्या बताऊं माधव, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सबसे पहले तो सरोज मुझे जल्दी छोड़कर चली गई। ऊपर से मेरे ही बेटे ने मुझे छल लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा अपना बेटा मेरे साथ एक दिन ऐसा करेगा। तुम साफ साफ बताओ चंद्रकिशोर, यूं पहेलियां मत बुझाओ। तो चंद्रकिशोर जी ने सारी घटना उनके सामने बयां कर दी। माधव जी ने गहरी सांस लेते हुए उनकी एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुना और बोले, ये कैसी विडंबना है दोस्त। तुमने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने से लेकर विदेश भेजने तक अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और इस बेटे ने आज तुम्हारे साथ ऐसी नीच हरकत की है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। माधव, अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं कहाँ जाऊं? इस उम्र में तो मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी, न मेरे पास पेंशन है। अपने घर में जो किराएदार थे उससे जो किराया मिलता था उसी से मैं अपना गुजर बसर कर लेता था, लेकिन अब कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। अब इस मतलबी दुनिया में रहने का मन नहीं करता। भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता? मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ माधव, लेकिन ये सांस टूट भी तो नहीं रही है। कुछ समझ नहीं आता मुझे क्या करूं मैं। मुझे वहीं सड़क पर मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया माधव? चंद्रकिशोर जी बेटे के दिए हुए दर्द से तड़प रहे थे। यह क्या कह रहे हो चंद्रकिशोर? आत्मसम्मान से सर उठाकर जीने वाला इंसान आज मर जाने की बातें कर रहा है।
इस घर को भी अपना समझो। अपनी इकलौती बेटी की मैं शादी कर चुका हूँ और जब से सुधा गई है मैं भी अकेला हो गया हूँ, और अब तुम आ गए हो तो दोनों का समय अच्छे से गुजर जाएगा। अभी तुम खाना खाओ और आराम से सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं, कहकर माधव जी चले गए। अपने दोस्त की बातें सुनकर चंद्रकिशोर जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु वे उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वे अभी भी परेशान थे। अगली सुबह माधव जी और चंद्रकिशोर जी सुबह की चाय पीते पीते बातें कर रहे थे कि एक लड़का आता है और माधव जी से कहता है, सर आज क्या काम करना है बता दीजिए। तुम चलो मैं आता हूँ, कहकर माधव जी उसे जाने को कहते हैं और चंद्रकिशोर जी से कहते हैं, मैं अभी आता हूँ, तुम आराम करो। चंद्रकिशोर जी ने देखा कि माधव जी अपने घर के पीछे वाले आंगन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं और वहीं दूसरी ओर कंपोस्ट बनाने का काम भी चल रहा है। ये सब देखकर चंद्रकिशोर जी के मन में कुछ ख्याल आया और जब माधव जी घर आए तो उन्होंने उनसे कहा, माधव एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ये काम कर सकता हूँ? घर पर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊं। उनकी बात सुनकर माधव जी बोले, क्यों नहीं चंद्रकिशोर, और तुम्हें तो खेती का अनुभव भी है जो अब तुम्हारे यहाँ काम आएगा। आजकल तो इन चीज़ों की बहुत डिमांड है, बाहर जाकर नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं से बहुत अच्छा काम कर सकते हो। कुछ ही समय में चंद्रकिशोर जी ने नर्सरी और कंपोस्ट बनाने का काम अच्छे से सीख लिया। अब उन्हें यहाँ से अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। अब वो सुबह से शाम बस यहीं बिजी रहते और अपना खर्चा खुद ही निकालने लगे। अब उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। वे पहले से ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रहने लगे थे। अब वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे। अब जैसे जैसे उनके पास भी पैसे आते गए वैसे वैसे उन्होंने अपना बिजनेस फैलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माधव जी और चंद्रकिशोर जी ने नर्सरी के लिए और भी जमीन खरीद ली। धीरे धीरे उन्होंने साग सब्जियों का कारोबार भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई एनजीओ भी उनके साथ में जुड़ने लगे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। देश विदेश में भी उनके उत्पादों का आदान प्रदान होने लगा। चंद्रकिशोर जी ने धीरे धीरे कृषि की क्लासेस भी लेनी शुरू कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलकर रहता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। आदित्य ने जो धोखा अपने पिता के साथ किया था, फिर उस धोखे के फल से वह कैसे बच सकता था। जिस बिजनेस को खड़ा करने के लिए आदित्य ने पिता के पैसे धोखाधड़ी से हथिया लिए थे, वो बिजनेस पूरी तरह से डूब गया था और अब उसे विदेश में कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर विदेशी धरती में बिना पैसे के कितने दिन तक रहते। बहुत मुश्किल से टिकट के पैसे कर वह परिवार समेत भारत लौट आया। यहाँ पर अपने लिए छोटी मोटी नौकरी ढूंढने लगा और किराए के एक छोटे से कमरे में रहने लगा। एक दिन जब उसने अखबार उठाकर देखा तो अखबार में अपने पिता की फोटो देखकर हैरान रह गया। माधव जी और चंद्रकिशोर जी के चर्चे पूरे अखबार पर छाए हुए थे। यह सब देखकर आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पिता को उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज वह अपने दम पर अखबारों में छाए हुए थे। आदित्य अपनी पत्नी के साथ अपने पिता से मदद मांगने के लिए तुरंत उनके घर पर पहुंचा। जब वे दोनों अंदर गए तो गार्ड के पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें चंद्रकिशोर जी से मिलना है। गार्ड उन्हें ऑफिस में बिठाकर चंद्रकिशोर जी को बुलाने चला गया। जैसे ही चंद्रकिशोर जी आए, आदित्य उन्हें देखकर हैरान रह गया। जिस पिता के चेहरे पर उसे कभी बेबसी और लाचारी नजर आती थी, उनके चेहरे पर आज आत्मविश्वास की चमक थी।
चंद्रकिशोर जी के आते ही आदित्य उनके पैरों पर गिरकर रोने लगा। चंद्रकिशोर जी अपने बेटे को इस तरह अचानक आए देखकर हैरान रह गए। तभी आदित्य बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने धोखे से आपका घर बेचकर और आपके सारे पैसे लेकर आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए आपको अकेले छोड़कर चला गया, लेकिन इसकी सजा ईश्वर ने मुझे दे दी है। अब मुझे आपका ही सहारा है। आदित्य की बात सुनकर चंद्रकिशोर जी बोले, बेटा, शायद तुम भूल गए कि अपने कर्मों की सजा हमें यहीं भुगतनी पड़ती है, और जहां तक बात रही मेरे माफ करने की, तो उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने एक बूढ़े पिता का विश्वास तोड़ा है, उसको छला है। मुझे इस तरह बेसहारा छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा बूढ़ा बाप कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। तभी उनकी बहू बनावटी आंसू लिए बोली, पिताजी, अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक पैसों के लिए मोहताज हो गए हैं। अब आप ही बताइए हम कैसे गुजारा करें। इस पर चंद्रकिशोर जी कहते हैं, मैं एक बार तुमसे धोखा खा चुका हूँ, अब दोबारा धोखा खाने की मुझ में हिम्मत बची नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मेरे पैसों पर अब तुम लोगों का अधिकार नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ कर सकता हूँ, तो तुम लोग तो अभी जवान हो, खुद से पैसे कमाओ और अपनी जिंदगी कैसे जीनी है वो तुम लोग खुद देखो, लेकिन मुझसे उम्मीद लगाकर मेरे पास फिर कभी वापस मत आना। मेरी क्लासेस लेने का समय हो रहा है, मैं जाता हूँ। दोनों बेटा बहू अपने पिता को हैरानी से देखने लगे। वो दोनों कुछ और बोलते उससे पहले ही चंद्रकिशोर जी उठकर अपनी क्लास लेने के लिए चले गए। बेटा और बहू दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।